किसान भाइयों और बहनों, मैं हूँ ओपी राठौर और मैं हूँ रितिका। स्वीकार करिए हमारा अभिवादन और सादर नमस्कार। श्रोताओं, जैसा हमने वादा किया था, हम फिर लेकर आए हैं अपनी खास पेशकश और आपका मनपसंद कार्यक्रम आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। किसान भाइयों और बहनों, ये विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से और आकाशवाणी दिल्ली के प्रयास से। साथ ही हमारी आधुनिक कृषि चौपाल में किसान भी भागीदारी कर रहे हैं, जो अपने अनुभवों की साझेदारी करेंगे। हाँ, और अपनी शंकाओं का वैज्ञानिक समाधान भी सीधे वैज्ञानिकों से हासिल करेंगे। किसान भाइयों और बहनों, आज आधुनिक कृषि चौपाल में हम मुख्य रूप से बात करेंगे रबी फसलों की, इसका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की। बिल्कुल, और जैसा आप सब जानते हैं, गेहूं और सरसों रबी की मुख्य फसलें हैं। खास तौर से देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में इनका बोलबाला है। इसके अलावा मसूर, मक्का, चना, टमाटर, मटर, सेम और फ्रेंच बीन भी रबी की फसलें हैं, जिनकी खेती से किसान अच्छी आमदनी करते हैं। इन फसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के पूर्वी अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर अनूप दास। डॉक्टर दास, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पूर्वी क्षेत्र की रबी की कौन सी प्रमुख फसलें हैं और इनका क्या महत्व है। भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है रबी फसलों के लिए खासकर आपका गेहूं, तिलहन, दलहन, मक्का और सब्जियां के लिए काफ़ी प्रमुख है और इस देश का खाद्य सुरक्षा में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो इसमें कम से कम 40% देश का गेहूं उत्पादन और 50% सब्जी का उत्पादन देश का इस पूर्वी क्षेत्र से होती है। और रबी सब्जियों में खासकर आपका आलू, पत्ता गोभी और फूल गोभी प्रमुख है। ऐसे ही देश का कम से कम 1/4 दलहन का उत्पादन पूर्वी भारत से होता है। और अगर हम बिहार का बात करें तो लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर में बिहार में जो दलहन का उत्पादन किया जाता है और उसमें से भी लगभग 50% रबी दलहन है। ऐसा ही लगभग 1,01,000 हेक्टेयर बिहार में तिलहन होती है और उसमें से ज्यादातर हिस्सा सरसों का है। अगर हम लोग बात करें ये सब रबी फसलों का, तो ये किसान का आजीविका के लिए, उनका पौष्टिक सुरक्षा के लिए काफी अहम है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे किसान हैं अजय जी, इनका एक सवाल है। हम लोग धान और गेहूं मुख्य फसल उत्पादक हैं और हम चाहते हैं कि इसका धान और गेहूं का और ज़्यादा उपज कैसे प्राप्त करें। ज़्यादातर केस में जो लंबी अवधि वाले धान लगा देते हैं, लंबी अवधि का धान लगाने से क्या होता है, जब हम दूसरे गेहूं लगाने जाते हैं उसको बुआई में देरी हो जाता है। तो ये एक कारण है। दूसरा है कि गेहूं लगाने के बाद जो गर्मी का मौसम आ जा रहा है, तो हमको सिंचाई का सही व्यवस्था ना होने की वजह से और खासकर मार्च में जब तापमान बढ़ जाते हैं तो उसका वजह से हमारा जो उत्पादन धान गेहूं थोड़ा कम हो जाता है। तो उसमें उन्नत तकनीक का व्यवहार करना चाहिए। जलवायु सहिष्णु जो किस्में है, ये हमारा इसी संस्थान का ही धान जो किस्में है, सन-श्रेया जो छोटे अवधि का है और जो सूखा सहिष्णु है, ऐसा ही हमारा गेहूं में भी किस्में हैं जो गर्मी को उसको थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग करके इसका साथ हम धान का सीधी बुआई भी कर सकते हैं। और धान काटने के बाद गेहूं को अगर हम शून्य जुताई करके लगाए और साथ साथ फसल का जो अवशेष है उसको अच्छा से प्रबंधन करें और धान और गेहूं का बाद गर्मा मूंगबीन ले ले, तो ये धान, गेहूं, गर्मा मूंगबीन, साथ गेहूं में शून्य जुताई से बुआई, तो ऐसा करके हमको 20 से 30% उत्पादन बढ़ा सकते। किसान भाइयों और बहनों, इस बार भारत सरकार ने अपने बजट में दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव किए हैं। कैसे होगा ये, क्या किया जाएगा? इस अहम सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ICAR पूर्वी अनुसंधान परिसर के पादप प्रजनन वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद जी। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इसके बारे में? इस बार के बजटीय प्रावधान में भारत सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए रखी है और खास करके जो अरहर है, उड़द है और मसूर है, इन 3 दलहनी फसलों पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा जोर दे रखा है कि ताकि इन्हीं तीनों का बाहर से हमको ज़्यादा आयात करना पड़ता है। तो बजटीय प्रावधान है, उसके तहत किसान से इन तीनों फसलों की जो भी उपज किसान करेंगे उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी देती है भारत सरकार की 6 साल तक हम जरूर खरीदेंगे। दूसरा है कि उसकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए भी सरकार अनुदान के रूप में कुछ न कुछ करेगी, जिससे भंडारण क्षमता सुदृढ़ होगी। उनको लगेगा कि हमको एश्योर्ड प्राइस मिल रहा है, उचित मूल्य मिल रहा है, तो स्वभावतः किसान उस फसल की तरफ आकृष्ट हो।
डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई राम पांडे जी एक बहुत उपयोगी और दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 109 किस्म जो आया है उसमें गेहूं के 2 फसल है, क्या बिहार में मैं उसको लगा सकता हूं? इस बार प्रधानमंत्री ने जो 2 किस्में गेहूं की जारी की है, वो दोनों किस्में जो है, एक HI 1665 और दूसरी HI 8840, ये दोनों किस्में जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए संस्तुत है। तो ऐसे हम उसको नहीं लगा सकते, हम नहीं संस्तुत करेंगे लगाने को, मगर बिहार सरकार में ये प्रोविज़न है कि कम से कम 3 साल तक उसको विभिन्न स्थानों पे लगा के और उसका प्रारंभिक परीक्षण करके देखेंगे। अगर प्रारंभिक परीक्षण में वो उत्कृष्ट पाया गया तो बिहार सरकार में प्रावधान है कि उसके बाद किसानों के लिए भी उसी को रिलीज किया जा सकता है परीक्षण के बाद। पूर्वी क्षेत्र में धान गेहूं प्रणाली का जोर है, परंतु क्या इसमें कुछ विविधीकरण करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं? इस अहम सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ICAR पूर्वी अनुसंधान परिषद के फसल अनुसंधान वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार। धान गेहूं फसल प्रणाली जो है, इसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और इस प्रणाली को हमको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इस प्रणाली को नहीं बदलते हैं तो इसमें जो हमारा धान और गेहूं दोनों दलनीय फसल है और इसमें काफ़ी मात्रा में आपको पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है और हमारा मिट्टी से जो हमारा भूजल का भी जो है बहुत तेज़ी से ह्रास हो रहा है। बात आती है हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो हमें जो है अभी कदन फसल जो श्री अन्न मिलेट्स के नाम से जाना जाता है, अगर हमें उसी इनपुट पे अगर हमें दूसरा फसल, जैसे हम एग्जाम्पल दें, बाजरा को ले ले, ज्वार का ले ले, रागी को ले ले, दूसरा है ऊर्ध्वाधर डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, उसमें फूड प्रोडक्शन के बाद प्रोसेसिंग करते हैं ताकि उत्पाद पे किसानों को अच्छा मुनाफा मिले और उनकी आय और आजीविका में काफ़ी सुधार हो। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक महिला किसान है सुनीता जी। एक सवाल है इनका। सरसों काट करके आलू कबाड़ करके कौन फसल रोप सकता है? आलू और सरसों काटने के बाद जलवायु अनुकूल किस्में हैं, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे मूंग की विराट जो आई है 55 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। आप जो है इसको लगावें, 3 से 4 हल्की पानी देंगे और आपको 1 से 1.5 टन मूंग की पैदावार हो जाएगी। दूसरा आपके पास ऑप्शन है बेबी कॉर्न का है और बेबी कॉर्न का राइट टाइम है, बहुत सी अच्छी अच्छी वैरायटी है HM4 वगैरह, जिसको कि हम लगा के 60 से 65 दिन में बेबी कॉर्न में मार्केट का वैल्यू 1 kg बेबी कॉर्न का 200 से 250 रुपये kg है और किसानों की आय सुधारने में काफ़ी मदद होगी। किसान भाइयों और बहनों, अब हम आधुनिक कृषि चौपाल की चर्चा को फसलों के एक दूसरे अहम पहलू की ओर मोड़ेंगे। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कीड़ों मकोड़ों की रोकथाम की, इनके प्रबंधन की। अगर सही से कीट प्रबंधन हो जाए तो फसल का नुकसान कम हो जाता है, किसानों की आमदनी बढ़ती है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि फसल के भंडारण के दौरान कीटों से जो नुकसान होता है, इससे किसान भाई कैसे बच सकते हैं? इस नुकसान को कैसे कम करें? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राम केवल जी, जो पौध संरक्षण के विषय वस्तु विशेषज्ञ है, कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर के। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। कृपया बताएं क्या सलाह है आपकी इस बारे में? कभी कभी कुछ ऐसे भंडारण के कीट होते हैं जो आपके खेत से ही आपके गोदाम तक और या आपके भंडारण गृह तक आते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टेशन के समय आपके अनाज के साथ आ जाते हैं और कुछ पुराने जो अनाज भंडारित किया रहता है वहाँ से उनको स्रोत मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने अनाज को अच्छी तरह से काट के साफ सफाई करने के बाद अनाज इतना धूप में सुखा लें कि उसमें नमी 10 से 12% से ज़्यादा न हो। दूसरा है कि आप अपने भंडारण जो बैग जो रखे हैं वो नए बैग का प्रयोग करें। अगर पुराने बैग प्रयोग करना है तो उसे मालाथियोन से उसका ट्रीटमेंट करके उसको छाया में सुखा लें, तब उसका करें। दूसरा है कि अपने भंडार गृह में अच्छे से साफ सफाई कर लें। उसके फर्श में जो दरारें हैं, कीट और लार्वा और एग और पीपा पड़े रहते हैं, तो उसको कर लें। डॉक्टर साहब, किसान भाई संजीव कुमार सिंह का एक सवाल है। फसल में कीट लगने की अवस्था में किस दवा का उपयोग कर देना चाहिए? अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर किसान भाई अपने खेत में 1-2 कीड़े मकोड़े देखे कीटनाशकों का प्रयोग शुरू करते हैं। तो किसान भाई को ये कभी नहीं करना है, इससे काफ़ी आपको नुकसान होगा। तो हर फसल के लिए, हर कीट के लिए
एक ETL वैल्यू बना है, किस फसल में कौन सा कीट संख्या कितनी हो तभी उस दवा का छिड़काव करना है। जैसे मान लिए आप सरसों का खेती कर रहे हैं तो आप देखिए अगर वो फ्लावरिंग स्टेज में पौधा है और 15 से 20 एफिड पर डाली अगर पॉपुलेशन है तब आपको वहाँ पे करना है। किसान भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं सेम की। इसमें कीट प्रबंधन की, क्योंकि ये फसल किसानों को अच्छी आमदनी देती है। और ये जानकारी दे रहे हैं ICAR के पूर्वी अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। दो तरह की वैरायटी है, एक लत्तरदार है, दूसरी झाड़ीदार है। जो लत्तरदार जिसमें वैरायटी है, अगर आपको सही समय में जिसके बुआई करते हैं जैसे अगस्त से सितंबर के महीने में, तो उस समय में आप स्वर्ण उत्कृष्ट को लगाइए। इसको लगाने के 90 दिन बाद में इसमें फूल आता है और फर्स्ट तुड़ाई तो 120 दिन पे होती है और उपज भी काफ़ी अच्छी है। इसके 35 से 40 टन तक जो फलियों की तुड़ाई है, हरी फलियों की, वो आप इससे ले सकते हैं। एक स्वर्ण संपूर्ण है और दूसरी स्वर्ण विशिष्ट है। इन वेराइटीज़ को भी लगा सकते हैं जिनमें अर्ली फलन होता है, जहाँ रोग और कीटों की समस्या है उनके प्रति ये सहिष्णु है, मतलब इनमें कीट बीमारी कम लगती है, उनका किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब झाड़ीदार फसलों की बात करते हैं और जहाँ पे किसान बहुत सारे सफ़ेद फली लाइक करते हैं, उनके लिए स्वर्ण ऋतुवर वैरायटी जो विकसित की गई है, इसको कभी भी लगा सकते। तो मई जून के महीने में भी आप लगाइए, उपज भी अच्छी देती है। इसके बाद में जो अर्का विजय है, बेंगलोर की वैरायटी है, उसको भी पठारी क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। ये जो किस्में हैं आप उनका प्रयोग करिए। अगर जब समय पे लगाते हैं जुलाई अगस्त वाली, उसमें बाद में लाही का प्रकोप होता है तो एक छिड़काव नीम आधारित कीटनाशक जैसे एजाडिरेक्टिन है, 10,000 ppm का 4 ml प्रति लीटर पानी का आप एक बार छिड़काव करिए, लाही की समस्या वो दूर हो जाएगी। डॉक्टर राम केवल जी हमारे साथ एक किसान है शैलेंद्र जी। ये एक अहम जानकारी चाहते हैं आपसे। मेरे फसलों में गेहूं, आलू और चना में चूहा लग जाता है, इसका निदान बताया जाए सर। जहाँ भी चूहा लगा है पहले दिन हम जाकर के सभी बिलों को बंद कर देते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ से चूहे निकलते हैं वहाँ बिल में खुला हुआ मिलेगा। तो दूसरे दिन क्या करते हैं कि उस बिल पे जहाँ जहाँ खुला हुआ है वहाँ पे हम लोग केवल लाई या गेहूं का दाना रख देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि वहाँ वो खाएगा। पहले दिन आप रखेंगे तो जहर मिला के वो नहीं खाएगा, इसलिए उसको हम 2 दिन ऐसे रखते हैं, केवल लाई या दाना रखते हैं, उसके खाने की आदत डालते हैं। और तीसरे दिन आप क्या करेंगे कि लाई में या गेहूं के दाना होता है उसमें 98 भाग जिंक फास्फाइड मिलता है और 2 भाग लाई 98 भाग और 2 भाग जिंक फास्फाइड मिश्रण कर देंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके, और जहाँ जहाँ बिल है वहाँ पे आप रख देंगे तो चूहा तेजी से खाता है और फिर वो मर जाता है। श्रोताओं, अब चलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मोनो बरुल्ला की ओर, जो आज बताने वाले हैं मक्के की फसल में कीट प्रबंधन के बारे में। रबी के फसलों में खरीफ के बनिस्बत कम कीट का प्रकोप होता है। सैन्य कीट जिसको फॉल आर्मी वर्म नाम से आजकल जानते हैं, तो फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप आजकल बिहार में काफ़ी देखा जा रहा है। और इस कीट का एक सबसे बड़ा खूबी है कि ये कीट भोजन के लिए एक रात में 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेता है। इसका प्रजनन जो है, एक फीमेल लगभग 800 से 1000 तक अंडे देती है। हफ्ते 2 दिन 4 दिन पे अपने फसल को देखें। और कुछ फेरोमोन ट्रैप भी इसके यहाँ कीट के मक्के में जो प्रमुख कीट लगते हैं, एक तो होता है कटवर्म जो जर्मिनेट होता है, इसको जड़ कटुआ भी कहते हैं। तो जैसे मुलायम टहनी हुई पौधे जर्मिनेट किए, इसके लार्वी जो है पिल्लू, वो धरती के सरफेस से ही मक्के के पौधे को काट देता है। दूसरा, इसमें दीमक का भी प्रकोप आता है, इसमें एफिड का भी प्रकोप आता है, इसमें स्टेम बोरर का भी प्रकोप आता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है ये फॉल आर्मी वर्म, इसका प्रकोप है। किसान भाई हर एक कीट के लिए नियंत्रण तकनीक अपनाएंगे तो वो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए हर क्रॉप के लिए, मेज के लिए समेकित कृषि प्रणाली बनाई गई है। तो किसान भाई शुरू में जब मक्के लगाए तो अपने खेतों की अच्छी सी जुताई करें, तो वो एक्सपोज हो जाएगा, सूरज की धूप से मर जाएगा। प्रीडेटर जो है, परभक्षी जो आएंगे उसके लार्वे को, पीपे को खा जाएंगे, तो वहाँ पे उसका एक नियंत्रण हो जाता है। दूसरा होता है कि अगर वो क्रॉप लग गया और किसी पर्टिकुलर स्टेज में आया तो नीम के पेस्टिसाइड्स हैं, बीटी के कई से फॉर्मुलेशन मार्केट में डिफरेंट ट्रेड नेम से आते हैं, जो जीवाणु है उसका उपयोग करें। कुछ फंगस के भी हैं तो उसका इस्तेमाल करें। कुछ बैक्लोवायरस जैसे एनपीवी, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। और इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम है तो लास्ट रिजॉर्ट रखिए, आखिरी उपाय कीटनाशक का रखिए।
किसान भाइयों और बहनों, गेहूं में कीट प्रबंधन की बात हमने पहले भी की थी। अब इसमें खरपतवार भी जोड़ते हैं। इनकी रोकथाम कैसे की जाए? किसानों को ये उपयोगी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ICAR पूर्वी अनुसंधान परिसर के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार। जो मुख्य प्रजातियां हैं वो है फेलरिस माइनर, जिसको गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा बोलते हैं, पीली सेंजी है, सफेद सेंजी है, कृष्ण नील है और मकोय है। ये सब प्रमुख है। इसके साथ साथ जो घास वर्गीय खरपतवार है, जैसे कि दूब घास है, मोथा है, ये सब भी इसमें बहुत मात्रा में आती है। चूंकि बिहार या पूर्वी भारत जो है समशीतोष्ण जलवायु में आता है, तो यहाँ पर जो बीट की मात्रा एवं बीट की डिफरेंट प्रजातियां जो है बहुत ज्यादा मात्रा में उगती है। तो हमको इसका समेकित प्रबंधन करना होगा। गेहूं का सोइंग कर देते हैं, तो गेहूं का सोइंग करने के 72 घंटे के अंदर एक दवा आती है पेंडिमिथिलिन, लेकिन ये 72 घंटे के अंदर होना चाहिए। इसके बाद भी यदि 25 से 30 दिन के प्लस आ जाता है तो एक दवा आती है जिसमें कि कॉम्बिनेशन होता है सल्फोसल्फिरोन और मेटसल्फिरोन का। इसका 40 ग्राम प्रति एकड़ के दर से जो है इसको स्प्रे किया जाता है। ये ऐसी दवा है जिससे कि चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाली दोनों जो बीड होते हैं उनको जो है ये कंट्रोल कर लेता है। इसके साथ साथ यदि दूसरा प्लस जो है यदि 60 दिन पर आ जाता है तो हम इसको एक मैनुअल बीडिंग, ये काफी ज्यादा अच्छा होता है। आजकल शून्य जुताई के द्वारा जो बीडिंग हो रहा है, जुताई के जस्ट पहले उसको ग्लाइफोसेट नाम की जो दवा आती है उसको 80 से 100 ml प्रति 10 लीटर पानी में जो है मिलाकर इसको स्प्रे करने से बीड होते हैं उनको जो है ये कंट्रोल कर लेता है। और अब चना और मसूर में रोग प्रबंधन की जानकारी लेते हैं डॉक्टर अभिषेक दुबे जी से, जो ICAR पूर्वी अनुसंधान परिसर में कृषि वैज्ञानिक हैं। इसके प्रबंधन के लिए हमको 4 मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें पहला है जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं उसका चयन, दूसरा है बीज का उपचार, तीसरा है मृदा उपचार और चौथा है गैर दलहनी फसलों से उसका फसल चक्र। तो अगर हम किस्मों की बात करते हैं तो मसूर के लिए IPL 220 है और चना के लिए स्वर्ण लक्ष्मी है, जो इसी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। इस दोनों में उकठा रोग के लिए रेसिस्टेंस है। बीज उपचार की जब बात करते हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा या कुछ रसायन हैं, जैसे कि आपको कार्बेंडाजिम है, कार्बोक्सिन है या फिर कार्बोक्सिन और थीरम का भी जो मिक्सचर है वो मार्केट में वीटावैक्स पावर के नाम से मिलता है, उससे आप उपचार कर सकते हैं। और जब ट्राइकोडर्मा से जब उपचार करते हैं तो ध्यान रखना है कि 6 से 10 ग्राम उसका फॉर्मुलेशन प्रति केजी बीज के हिसाब से, या फिर जब रसायन का करते हैं तो 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आपको उसका उपचार करना है। इसके बाद मृदा का उपचार करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके जो कारक हैं वो सब मृदा में ही रहते हैं। तो ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद पर उगा करके उसको खेत में डाल देना है। और ये ध्यान रखना है कि जब आप ये डाल रहे हो तो खेत में नमी हो। तो जब आप ये चारों चीज़ करेंगे तो ये बीमारी आने की संभावना कम है। अगर ये आप नहीं करते हैं और खेत में बीमारी आ जाती है तो उसके बाद इसका जो प्रबंधन है बहुत मुश्किल हो जाता है। श्रोताओं, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में मटर बहुत लोकप्रिय है। इससे सब्जी के अलावा अनेक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। बिल्कुल, ये किसानों को अच्छी आमदनी देने वाली फसल है, परंतु इसमें चूर्णील, असिता और जड़ गलन की समस्या है। इन रोगों से कैसे निपटा जाए बता रही हैं डॉक्टर शुभा, जो ICAR के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में सब्जी वैज्ञानिक हैं। टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यही समय है कि मटर की जो फली है वो भी तैयार हो रही है और पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम चूर्ण आसिता हिंदी में कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रकोप इसका फैला हुआ है मटर में। तो इसके लिए मैं किसानों से अनुरोध करूंगी कि वो सबसे पहले ऐसा, अगर पिछले साल उनके खेत में ऑलरेडी हो चुका है पाउडरी मिल्ड्यू, तो इस बार उस खेत में मटर को ना लगाए, क्योंकि लगाएंगे तो इस बीमारी का जो काउजल एजेंट है वो अपना प्रजनन आराम से कर पाएगा और आपके फसल को बर्बाद कर जाएगा। तो फसल चक्र अपना इस साल वो फसल ना लगाएं। दूसरा है कि आप बीज को उपचारित कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित करेंगे 4 ग्राम अगर पर केजी ऑफ सीड से उपचारित करेंगे तो ये जो बीमारी है उसकी भी संभावना कम हो जाती है। अगर आपके खेत में ऑलरेडी आ चुका है पाउडरी मिल्ड्यू तो उसके लिए आप सल्फर डस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सल्फर डस्ट जो है 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में आप अगर स्प्रे करेंगे तो इससे रोकथाम हो सकता है। इसके अलावा कैराथन है एक, जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए काफ़ी अच्छी एक स्प्रे माना जाता है, उसका भी आप 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे। और दूसरा जो बीमारी है जड़ गलन, उसके बारे में मैं बता दूं, इससे बचने के लिए सबसे पहले मैं करूँगी, ये बीज से होने वाली बीमारी है तो बीज को ट्रीट करें। उसके अलावा आप फसल चक्र उपजाए, और अगर आपके प्लॉट में आपने देख लिया है कि एक बार उसमें आ चुका है फ्यूजेरियम विल्ट तो वहाँ सिंचाई ना करें, क्योंकि सिंचाई वाले पानी से ये सबसे ज़्यादा फैलता है। डॉक्टर शुभा, हमारे साथी किसान गुड्डू आपसे गोभी के बारे में एक सवाल पूछना चाहते हैं।
फूल गोभी में कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा छोटा फूल बन जाता है। फूल जो तैयार होता है ढीला ढीला होता है, उसमें खुरखुरे होते हैं और छोटा भी होता है, तो बाजार में उसका वैल्यू बढ़िया नहीं मिल पाता है। इस समस्या का समाधान बताया जाए। इसकी 3 विभिन्न प्रजाति है। अगेती किस्म जो अर्ली है, जो मार्केट में बहुत पहले आ जाती है। उसके बाद एक मध्यम बीच वाली होती है और लास्ट में होती है पछेती जो वैरायटी होती है। तो अगर आप कभी भी पछेती वाली वैरायटी को पहले लगा दें या फिर अगेती वाली वैरायटी को अगर आप पछेती में लगाते हैं तो ये समस्या आपको देखने के लिए मिलती है। इसका अच्छे से जानकारी ले लें कि आप जो बीज खरीद रहे हैं वो अगेती किस्म की है या फिर पछेती किस्म की है। इसके अलावा अगर आपके प्लॉट में नाइट्रोजन की कमी है तो भी ये छोटे छोटे जो फूल गोभी जिसका मार्केट में प्राइस नहीं मिल पाता है, अच्छा वजन नहीं आ पाता है, उससे आप बच सकते। इसके अलावा आप जो हमारा खेत है उसमें नमी सही से है या नहीं ये आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सही नमी नहीं मिलने से अच्छे से ग्रोथ नहीं मिल पाता है। लेकिन जल जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है रबी सीजन की जितनी भी सब्जियां हैं वो जल के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती है, बहुत सारी बीमारियाँ उसी टाइम में आती है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान दें। इसके अलावा जो आप दूसरा बीमारी कर रहे हैं कि दानेदार जैसा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया। जैसे कि इस बार देख रहे थे आपकी रबी सीजन में उतना ठंडी पड़ी ही नहीं, तो इससे क्या हुआ टेम्परेचर अचानक से बढ़ने से गोभी में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान दें, टेम्परेचर बढ़ने से जो प्रॉब्लम हो रही है तो टेम्परेचर को कम दे। गोभी के खेत में अगर थोड़ा शेडिंग आप व्यवस्था कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप सही समय पर तुड़ाई करें। ऐसा ना हो कि आपका गोभी तैयार हो गया और आप तुड़ाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वो भी उसमें इफेक्ट होगा। किसान भाइयों और बहनों, आजकल खेतों में अनेक नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं। हाँ, इनसे खेती में कुशलता बढ़ती है और किसानों की आमदनी भी। ऐसी ही एक तकनीक है ड्रोन। सरकार द्वारा कृषि में इनके उपयोग को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। ड्रोन्स द्वारा फसल प्रबंधन के टिप्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ICAR के पूर्वी अनुसंधान परिषद के कृषि अभियांत्रिकी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विकास सरकार। आजकल जो ड्रोन आया है नया मशीन है, ये काफी तेजी गति से लोकप्रिय हो रहा है। जैसे आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी में छिड़काव तो करते हैं रबी फसलों का, जैसे है गेहूं, चना, दलहन में आपका मशहूर है मक्का, जो भी फसलों को आपका कीटनाशक छिड़काव करने के लिए आजकल हम लोग व्यवहार कर रहे हैं। इसके अलावा भी ड्रोन का काफी उपयोग है। जैसे हम लोग का जमीन पे जो फसल वृद्धि कितना हो रहा है, फसल का स्वास्थ्य कैसे हो रहा है, आपका मिट्टी का विश्लेषण कैसे हो रहा है, कीट और रोग का नियंत्रण कैसे करना है, सिंचाई का प्रबंधन, जैसे मिट्टी का नमूना कैसे है। जो ड्रोन है उसका अंदर में एक सेंसर रहता है, वो सेंसर से आपको सब कुछ पता चल जाता है। देश में काफी ड्रोन का काम चल रहा है। अभी खाली कीटनाशक को छिड़काव करने के लिए हम लोग पूर्वी भारत में ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 1-2 साल में आपके इसके सब रिजल्ट जो है सब कुछ आ जाएगा। किसान भाइयों, आजकल फसलों में जल प्रबंधन के लिए भी आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। इनसे सिंचाई जल की कुशलता बढ़ती है, उत्पादन लागत कम होती है और किसानों का मुनाफा बढ़ता है। किसानों को इससे जुड़ी उपयोगी जानकारी दे रही हैं मृदा और जल संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर आरती। इसके अंतर्गत किसान भाई माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, जिसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली करते हैं। इसका उपयोग करके आप 80 से 90% तक सिंचाई दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई, जिसे टपक सिंचाई कहते हैं। टपक सिंचाई का उपयोग करके आप 50 से 70% सिंचाई लागत को बचा सकते हैं। और साथ ही किसान भाई आप सब्जियों में या फिर फलों की खेती कर रहे हैं या नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं या फिर अन्य बागवानी फसलें कर रहे हैं तो उसके लिए उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरा जो है वो फव्वारा सिंचाई है, और इसका उपयोग करके आप गेहूं में या दलहनी फसलों में या मक्का में या फिर फूलों की खेती के लिए फव्वारा सिंचाई का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। अब हमारे साथ किसान हैं देवेंद्र जी। इनका एक खास सवाल है आपसे डॉक्टर आरती जी। मुझे कुछ यंत्रों के विषय में जानकारी चाहिए जो बिना बिजली के सिंचाई हो सके। अभी जो सोलर पैनल का उपयोग करके सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप का उपयोग कर बिना बिजली का खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन सभी किसान भाइयों को यह ध्यान में रखना होगा कि भूजल का दोहन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप का उपयोग कर रहे हैं तो सही पंप का सिलेक्शन करें। और आप सभी को जानकर यह बहुत ही खुशी होगी कि केंद्र सरकार द्वारा PM कुसुम योजना का आप लोग लाभ उठाकर 50% तक का सब्सिडी प्राप्त करके सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप का उपयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं। श्रोताओं, हमारे साथ ICAR पूर्वी अनुसंधान परिसर की सब्जी वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू है। जी,
डॉक्टर मीनू, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि मिट्टी और पानी की गुणवत्ता का प्रबंधन कैसे किया जाए, किसान क्या करें इसके लिए? मिट्टी, जल, ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन और ये सीमित मात्रा में है। इन सीमित संसाधनों का उचित उपयोग बहुत ही जरूरी है। तो सब्जियों की खेती में अगर बात की जाए तो इसमें एक टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं रेज्ड बेड टेक्नोलॉजी। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो उत्थित क्यारी टेक्नोलॉजी है। क्यारियों में आपको सब्जी के पौधों को लगाना है, या अगर आप बीज भी लगाना चाहते हैं तो आप इन क्यारियों में ही लगाएं। इन क्यारियों के बनाने की बहुत ही छोटी सी तकनीक जो मैं बताना चाहूँगी कि आपको 60 सेंटीमीटर चौड़ी बेड बनानी है। लंबाई आप अपने खेत के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें। उसके बाद तीसरी चीज़ है पॉलीमल्च। पॉलीमल्च का प्रयोग करें। पॉलीमल्च के प्रयोग से कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कई सारे हम लोग रोग की बात कर रहे थे, तो ये सिंचाई के माध्यम से जो रोग फैलते हैं उससे बचाने में एक तो सुविधा होती है। दूसरा कि पौधे की जड़ों के पास जो माइक्रो क्लाइमेट होता है, जो तापमान होता है, उसको भी ये मेंटेन करता है। दूसरा एक मैं बताना चाहूँगी प्रोट्रे टेक्नोलॉजी। आधुनिकता की बात की जा रही है, अभी भी हमारे कई किसान भाई बहन जो हैं वो ट्रेडिशनल मेथड जो है, मतलब परंपरागत तरीके से वो खेतों में ही क्यारियाँ बना करके और वहाँ पर पौधशाला बनाते हैं। उसको आप प्रोट्रे में कर सकते हैं। प्रोट्रे बहुत ही कम मूल्य है, उस पर उपलब्ध होती है। इसमें आपको कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट बराबर मात्रा में लेकर और उसको प्रोट्रे में भरना है और फिर आप उसमें जो एक एक बीज है एक एक उसके खांचे में डाल सकते हैं। तो प्रोट्रे मेथड से एक और फायदा हो जाता है, अर्ली जो कहते हैं अगेती, जो आप जब आपका खेत खाली नहीं है तब भी आप प्रोट्रेस को आप उपयोग में लाकर अपनी पौधशाला तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर मीनू, अब एक सवाल हमारे साथ जुड़ी किसान नीलम का है। मैं सब्जी का खेती करता हूँ, तो बाज़ार में मार्केट में बेचता हूँ तब मुनाफा नहीं होता है, तो बिना मौसम के खेती कैसे होगा? जी नीलम जी, बहुत अच्छा सवाल है। और ये बिना मौसम की खेती के लिए एक बहुत ही सिंपल सी टेक्नोलॉजी, सरल सी टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं पॉली टनल टेक्नोलॉजी। अक्सर क्या होता है कि जब बहुत ही ठंड होती रही, जैसे दिसंबर महीना है, उसमें कभी भी हम लोग जो खेत है हमारे वहाँ पर हम बीज लगाने का नहीं सोच पाते हैं क्योंकि तापमान बहुत कम होता है। अगर हम पॉली टनल है उसके माध्यम से आप दिसंबर महीने में भी आप बीज की बुआई कर सकते हैं, पौधशाला भी बना सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पारदर्शी पॉलीथीन होती है, सफ़ेद पॉलीथीन का पारदर्शी कहिए, इस तरह की पॉलीथीन को प्रयोग करके और जो आपके खेत में लोकली अवेलेबल मटेरियल है, बांस है, उससे आप टनल टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको दोनों तरफ से मिट्टी से दबा देते हैं, तो आपका पॉली टनल बन जाता है। और इसमें जो एक खास बात है कि अंदर आप देखेंगे तो तापमान 10 से 12 डिग्री ज़्यादा होता है बाहर से। यहाँ पर आप बीज की बुआई भी कर सकते हैं टनल्स में, और आप इसके साथ साथ वहाँ पर आप जो अपने पौधे हैं उसको भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, अब हम आ पहुंचे हैं आज की आधुनिक कृषि चौपाल के आखिरी पड़ाव पर, यानी अब हमें आपसे लेनी है विदा, करना है आज की चौपाल का समापन। लेकिन इससे पहले हम आभार प्रकट करते हैं सभी कृषि वैज्ञानिकों का जिन्होंने किसानों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, और वो भी इन्हीं की आसान भाषा में। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि हमारे किसान भाई और बहन वैज्ञानिकों की सलाह मानेंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। बिल्कुल, आधुनिक कृषि चौपाल से जुड़े किसानों को भी हम धन्यवाद देते हैं। आशा है इन्हें अपने सवालों का संतोषजनक उत्तर मिला होगा। आज की हमारी चौपाल विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में रबी की फसलों का क्षेत्र और उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, हमें ये जरूर बताएं कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप इसे कितना उपयोगी पाते हैं। साथ ही आधुनिक कृषि चौपाल को अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया भेजने के लिए हमारा ईमेल पता नोट करें, kkbongold@gmail.com। ईमेल पता हम दोहरा रहे हैं, एक बार फिर से सुन लें, kkbongold@gmail.com। हमें आपके पत्रों यानी ईमेल्स की प्रतीक्षा रहेगी। श्रोताओ, हम जल्दी ही एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे, आपके पसंदीदा कार्यक्रम की एक नई कड़ी के साथ और नई जानकारियों और नए विषय के साथ। यानी हम लेकर आएंगे अपनी खास पेशकश, आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।